हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अपना क्लास 12 का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एवोल्यूशन की हम आगे वाली क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे प्रोटोबायोन्ट से कैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ, फिर उससे कैसे एक यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो पहले रिड्यूसिंग था वो कैसे हमारा ऑक्सीडाइजिंग हुआ। ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बेटा आप प्रोटोबायोन्ट्स। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लगाएंगे प्रोटोबायोन्ट्स। अब सवाल ये है कि ये प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे। देखिए, प्रोटोबायोन्ट्स समझने से पहले हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। कहाँ पर? ओपेरिन और हेल्डन की केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी में। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि ये जो ओशियन फॉर्म हुआ, इस ओशियन में क्या फॉर्म हुए? इस ओशियन में फॉर्म हुए थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने, जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन सब ने मिलकर एक सेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक सेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ना कि सेल फॉर्म किया। ठीक है, मैंने क्या फॉर्म किया? एक सेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसमें कुछ सेल जैसा कुछ चीज़ हो रहा था, यानी सेल जैसा कुछ उसमें घटित हो रहा था। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, तो जो ओशियन के अंदर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से जो एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बना जिसमें कुछ सेल जैसी प्रॉपर्टीज थी, उनको क्या कहा? उनको क्या कहा बेटा? प्रोटोबायोन्ट्स कहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? द फर्स्ट सेल लाइक structure formed in ocean called, क्या था बेटा? वो आपका प्रोटोबायोन्ट्स। वो क्या थे आपके? प्रोटोबायोन्ट्स। फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ओशियन आर कॉल्ड, क्या थे? प्रोटोबायोन्ट्स। यानी इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके एक सेल जैसा जो स्ट्रक्चर बना जिसमें सेल जैसा कुछ हो रहा था, उसको क्या नाम दिया गया? प्रोटोबायोन्ट्स। अब सवाल ये आया साइंटिफिक कम्युनिटी में कि चलो ठीक है, मान लिया कि हाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, लेकिन सवाल ये था बेटा कि ये जो सेल जैसा स्ट्रक्चर प्रोटोबायोन्ट बना है ना, ये आखिर कैसा था? मतलब किन चीज़ों का बना था? तो भाई किसी ने तो देखा नहीं है कैसा था। सब ने अपने अपने क्या दिए होंगे? सब ने अपने अपने लॉजिक दिए होंगे कि हाँ ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। तो इसमें दो लोगों के ना काम जो है ना बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाते हैं। एक तो थे बेटा आपके ओपेरिन, जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी दी थी, और दूसरे थे बेटा एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। क्या नाम था बेटा उनका नाम सिडनी फॉक्स था। तो प्रोटोबायोन्ट्स कितने टाइप के बनाए गए? 2 टाइप के। ठीक, 2 टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स बनाए गए। देखो सबसे पहले सिंपल से एक बात समझो आप, देखो बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने कहाँ पर? ओशियन में। फिर ये हुआ, साइंटिस्टों ने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया होगा? सेल जैसा कुछ बनाया होगा जिसमें सेल जैसे कुछ घटनाएं घट रही होंगी। मोटाबॉलिक एक्टिविटी आपके जो सेल्स में होती है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही होंगी। तो ऐसा कुछ बना होगा जो सेल जैसा रहा होगा बट सेल नहीं रहा होगा। उसको क्या नाम दिया गया? प्रोटोबायोन्ट्स। अब सवाल ये उठा कि वो प्रोटोबायोन्ट्स कैसा था, किन चीज़ों का बना था, वो कैसा था, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इन सब बारे में जब सवाल उठा तो लैब में 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना एक नज़रिया पेश किया प्रोटोबायोन्ट्स बनाकर। एक ने बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया कोइसरवेट्स का। एक प्रोटोबायोन्ट्स था कैसा बेटा? जिसको नाम दिया गया कोइसरवेट्स। और दूसरा प्रोटोबायोन्ट था आपका माइक्रोस्फीयर्स। क्या था बेटा? दूसरा था माइक्रोस्फीयर। पहला था आपका कोइसरवेट, दूसरा था माइक्रोस्फीयर। अब जिस साइंटिस्ट ने कोइसरवेट बनाया था उसने कहा कि प्रोटोबायोन्ट कोइसरवेट जैसा रहा होगा। जिस साइंटिस्ट ने माइक्रोस्फीयर बनाया उसने कहा कि जो प्रोटोबायोन्ट बना था वो किसका जैसा रहा होगा? माइक्रोस्फीयर जैसा रहा होगा। अब किसी ने तो देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं, लाइफ ही नहीं थी।
तो बेटा हम लोग ये देखेंगे ना कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें सेल की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे कि हाँ प्रोटोबायोंट्स इसी के जैसा रहा होगा। ठीक है, तो आइए पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कोइसरवेट्स था क्या, माइक्रोस्फीयर क्या था, इन सब बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखने की कोशिश करते हैं किसको, कोइसरवेट को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, कोइसरवेट्स को। कोइसरवेट्स क्या थे, ठीक है, ये क्या थे बेटा, ये ऐसे प्रोटोबायोंट्स थे जिनको फॉर्म किया था किसने, ओपेरिन ने। तो पहले क्या लिखेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाई ओपेरिन। किसके द्वारा बनाए गए थे बेटा, ओपेरिन के द्वारा बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे, इन लैब, मतलब लैब में बनाए गए थे। किसका इस्तेमाल करके बनाए गए थे, तो बेटा ये इस्तेमाल किसका किया गया था, इनमें प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स का इस्तेमाल किया गया था। तो बाय यूजिंग प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स, किसका इस्तेमाल करके बनाए गए बेटा, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स का इस्तेमाल करके ये बनाए गए थे। तो बेटा इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी जो सेल जैसी होंगी, और इसमें कुछ निगेटिव फीचर्स भी थे जो सेल जैसे नहीं थे। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेटा पॉजिटिव फीचर्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे बेटा इसके हम पॉजिटिव फीचर्स के बारे में, दूसरे साइड में लिखेंगे इसके नेगेटिव फीचर्स के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव फीचर्स क्या था, जैसे देखो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है बेटा, एक सेल जो होता है ना, ये मान लो एक सेल है और ये एक सेल है, तो इसके बाहर का ये क्या है, सेल की सराउंडिंग है। तो सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना कि वो क्या कर सकता है, बाहर से मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है, बाहर से मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपना साइज बड़ा कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी इस कोइसरवेट में थी जो ओपेरिन ने बनाया था, कहाँ पर, लैब में। ठीक है, तो एक पॉजिटिव फीचर क्या था इसमें सेल जैसा, कि वो सराउंडिंग से मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके अपना साइज बड़ा कर सकता था। तो पॉजिटिव फीचर क्या था कि इट कैन absorb material from surrounding and increase their size, और अपना साइज क्या कर सकता था बेटा, ये बढ़ा सकता था। ये इसका पहला पॉजिटिव फीचर था। दूसरा पॉजिटिव फीचर क्या था बेटा, इस कोइसरवेट के अंदर ना सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या हो रही थी बेटा, इनमें हो रही थी सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इनमें क्या हो रही थी बेटा, इनमें हो रही थी सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये थे इसके पॉजिटिव फीचर। अब इसका नेगेटिव फीचर क्या था, ये क्या नहीं कर सकता था जो सेल आज कर सकता है। तो सेल के रेस्पेक्ट में इसमें नेगेटिव फीचर क्या था कि इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, यानी इसमें क्या नहीं हो सकता था बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ें नहीं हो सकती थी। और सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर बेटा क्या है, सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो उसके सारे अंदर के मटेरियल को बाउंड करके रखती है। तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं थी, तो दे आर मेम्ब्रेनलेस। क्या थे बेटा, दे आर मेम्ब्रेनलेस, मतलब कोइसरवेट क्या थे, मेम्ब्रेनलेस थे। तो इसका मतलब कि इट हैड नॉट एनी सराउंडिंग मेम्ब्रेन, इसमें कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, तो ये फीचर्स था किसका बेटा, कोइसरवेट्स का। यानी प्रोटोबायोंट्स जो कोइसरवेट जैसे रहे होंगे ना, जो ओपेरिन ने क्लेम किया कि प्रोटोबायोंट कोइसरवेट जैसा था, उन्होंने कहा कि उसके अंदर ये पॉजिटिव फीचर्स थे, ये नेगेटिव फीचर्स थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोटोबायोंट है इन दोनों में जिसके ज़्यादा पॉजिटिव फीचर्स हैं, जो ज़्यादा मैच करता है किससे, यानी सिमिलरिटी शो करता है किससे, सेल से। तो आइए अब देखते हैं बेटा किसको, माइक्रोस्फीयर को। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है, माइक्रोस्फीयर। तो व्हाट आर द माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर क्या थे, माइक्रोस्फीयर भी एक तरीके के प्रोटोबायोंट थे जो किसके द्वारा बनाए गए बेटा, जो बनाए गए थे सिडनी फॉक्स द्वारा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, दे आर मेड अप बाय सिडनी फॉक्स
दे आर मेड अप बाय सिडनी फॉक्स इन लैब। कहाँ बनाए गए बेटा, ये बनाए गए कहाँ पर, लैब में। ठीक है, अब इसके भी कुछ पॉजिटिव फीचर्स रहे होंगे, इसके भी कुछ नेगेटिव फीचर्स रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव फीचर्स थे, इसके क्या नेगेटिव फीचर्स थे। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा इसके पॉजिटिव फीचर के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव फीचर के बारे में ही बात करते हैं, नेगेटिव फीचर पे उतना जाना है नहीं हमको, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, केवल पॉजिटिव फीचर्स के बारे में, किसके, माइक्रोस्फीयर के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें थी ऐसी जो सेल के अंदर होती हैं। तो पहला पॉजिटिव फीचर क्या था बेटा, इट कैन रिप्रोड्यूस। ये क्या कर सकता था बेटा, ये रिप्रोड्यूस कर सकता था, ये पहला था। दूसरा क्या था, इसके पास क्या थी, इसके पास कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं थी, इसके पास क्या थी, सराउंडिंग मेम्ब्रेन थी। इट हैव सराउंडिंग मेम्ब्रेन, जैसे हमारे सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन। तीसरा पॉजिटिव फीचर क्या था बेटा इसका, तीसरा पॉजिटिव फीचर ये था कि बाइनरी फिजन कर सकता था। ये क्या कर सकता था, बाइनरी फिजन कर सकता था। अब मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं बेटा, बाइनरी फिजन द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ क्या था बेटा, फोर्थ इसमें बडिंग हो सकती थी। क्या हो सकती थी बेटा, बडिंग। जैसे ईस्ट में आपने देखा है ना कि ऐसे एक ईस्ट होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे बड निकलता है, फिर ये बड बाद में अलग होकर क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसमें क्या होती थी बेटा, बडिंग हो सकती थी। पांचवा इसके अंदर खास बात क्या थी बेटा, पांचवा इसके अंदर खास बात ये थी कि ये एटीपी यूज़ कर सकता था। क्या कर सकता था, एटीपी यूज़ कर सकता था। फिर सिक्स इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या हो रही थी, इसमें हो रही थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या हो रही थी बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये सारे फीचर्स आपको सेल में दिखते हैं, तो उन्होंने ये माना कि हाँ ठीक है, जो प्रोटोबायोन्ट्स रहा होगा ना, वो किसके जैसा रहा होगा, माइक्रोस्फीयर के जैसा रहा होगा, कोसरवेट जैसा नहीं रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। तो इसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, इस वजह से इसको माइक्रोस्फीयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, किसके ऊपर, कोसरवेट्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, अर्थ पर अब क्या आ गए हैं बेटा, अर्थ पर आ गए हैं आपके, अर्थ पर क्या आ गए हैं, अर्थ पर आ गए हैं आपके प्रोटोबायोन्ट्स। क्या आ गए हैं, अर्थ पर प्रोटोबायोन्ट्स। अर्थ पर क्या है बेटा, प्रोटोबायोन्ट्स आ गए। अब सवाल ये था कि ये प्रोटोबायोन्ट्स जो अभी एक सेल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन सेलुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वैसा ये कर रहे हैं। तो इनका क्या हुआ होगा, एवोल्यूशन हुआ होगा विद द टाइम। तो विद द टाइम ये इवॉल्व हुए। इवॉल्व मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आई इनके अंदर, ये इवॉल्व हुए और इन्होंने क्या बनाया बेटा, इन्होंने बनाए यूबायोन्ट्स। इन्होंने क्या बनाया बेटा, इन्होंने बनाए यूबायोन्ट्स। क्या बनाए बेटा, यूबायोन्ट। यानी प्रोटोबायोन्ट्स जब इवॉल्व हुए तो क्या बने, तब बनते हैं यूबायोन्ट्स। एंड व्हाट आर यूबायोन्ट्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि यूबायोन्ट्स कैसे थे। तो ध्यान से सुनिएंगे बेटा, यूबायोन्ट जो थे ना, वो एक्चुअली में न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे। क्या थे, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। अगर न्यूक्लियोप्रोटीन को आप ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियो को मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस थे। तो व्हाट आर यूबायोन्ट्स, दे आर, यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, they are nucleoprotein complexes. They are nucleoprotein complexes. If they are nucleoprotein complexes, so they are made up of nucleic acid and protein. They are made up of nucleic acid एंड प्रोटीन। जैसे हमने वायरस के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे बेटा 11th में, वायरस कैसा होता है, उसमें एक प्रोटीन कोट होती है और अंदर क्या होता है, उसके ऐसे न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सेम ऐसा ही कुछ रहा होगा क्या, यूबायोन्ट, जिसमें बाहर की जो कवरिंग है किसकी रही होगी, ये रही होगी प्रोटीन की, और यहाँ पर अंदर क्या था, इसके अंदर था इसका जेनेटिक मटेरियल जो किसका बना था, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, क्या था, न्यूक्लिक एसिड जो अंदर था, बाहर ये जो लेयर है, कवरिंग है ना, ये किसकी रही होगी भैया, ये रही होगी किसकी, प्रोटीन की। यहाँ तक बात समझ आई बेटा। तो यानी हमारा जो यूबायोन्ट्स था ना, वो कुछ कैसा रहा होगा, वो कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड था ना, ये कैसा था, क्या ये डीएनए था,
ठीक है, अगर डीएनए नहीं था फिर तो क्या था, क्या ये आरएनए था? तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सबसे पहले आया हुआ न्यूक्लिक एसिड रहा होगा ना, वो कैसा रहा होगा। तो थोड़ा सा बेटा रिकैप कर आप चलते हैं कहाँ पर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, जहाँ पर हमने कंपेयर किया था डीएनए और आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता है आरएनए से। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो वहाँ पर एक बात हमने क्या कही थी कि डीएनए जो है ना वो इवॉल्व हुआ है किससे, डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड रहा होगा ना, तो वो कैसा रहा होगा बेटा, आरएनए रहा होगा। तो यानी पूरे अर्थ पर जो न्यूक्लिक एसिड रहा होगा ना, वो कैसा रहा होगा, आरएनए रहा होगा। यानी एट दैट टाइम द अर्थ वॉज आरएनए वर्ल्ड। क्या था उस टाइम पर, आरएनए था, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा। अच्छा आरएनए ही क्यों था, क्यों डीएनए नहीं था, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि आरएनए क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है। क्या लिखेंगे बेटा, आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, लेस स्टेबल देन डीएनए। आरएनए क्या था बेटा, लेस स्टेबल होता है किससे, डीएनए से। अच्छा लेस स्टेबल है तो इसका मतलब उसमें कंटिन्यूअस बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे का मतलब ये है कि अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहे हैं यानी म्यूटेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आएंगे रैपिड चेंजेस। यानी स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या आएंगे बेटा, इसमें आएंगे रैपिड चेंजेस। और रैपिड चेंजेस किसका कारण बनेंगे बेटा, रैपिड चेंजेस ही क्या है, म्यूटेशंस हैं। और म्यूटेशंस क्या कर सकते हैं बेटा, म्यूटेशन क्या कर सकते हैं, आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा होगा कि जैसे म्यूटेशन आई कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती गई, इंक्रीज करती गई, ठीक है, नया लाइफ फॉर्म आता गया। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर है बेटा, हम लोग आज अच्छे से जानते हैं कि म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है एक नया फॉर्म बनाने के, नया लाइफ फॉर्म बनाने के लिए। अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन नहीं आएगी तो भैया नए कैरेक्टर कैसे इवॉल्व होंगे भाई। अगर हमारी जनरेशन जो आएगी, हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी, वो मुझसे अगर डिफर नहीं करेगी तो उसमें नई चीज़ें कैसे डेवलप करेंगी भाई। वो सिमिलरली मेरे जैसा होगा तो मेरे उसमें क्या डिफरेंस होगा, कुछ नहीं। नए कैरेक्टर उसमें आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नई चीज़ें डेवलप होंगी, कभी नहीं होंगे। तो म्यूटेशंस बेटा जरूरी होती हैं, क्यों, किस लिए, नए लाइफ फॉर्म के लिए, मतलब नई तरीके की लाइफ फॉर्म करने के लिए म्यूटेशंस बहुत ज़रूरी है। तो आरएनए था, रैपिड चेंजेस आ रहे थे, स्टेबल नहीं था, रैपिड चेंजेस आ रहे थे, म्यूटेशंस हो रहे थे। एंड दीज म्यूटेशंस आर वेरी नेसेसरी, and these mutations are very necessary for new life form। नई लाइफ फॉर्म के लिए ये म्यूटेशंस बहुत ज़रूरी थी। तो यानी जो मेरा यू बायोम था ना, वो क्या था बेटा, वो क्या था, वो एक तरीके का न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था। उसमें क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। कौन सा रहा होगा, आरएनए रहा होगा। और हमने ये पढ़ा है कि आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ है, डीएनए। यानी आरएनए जब इवॉल्व किया ना, यानी जब आरएनए क्या किया, इवॉल्व किया, तो क्या बन गया, डीएनए बन गया। यानी आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी ना, उन इन्फॉर्मेशन में लगातार बहुत चेंजेस आ रहे थे, जिसके कारण क्या हो रही थी, नई चीज़ें डेवलप कर रही थी, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे नई चीज़ें डेवलप करेंगी ना, तो उन नई चीज़ों में जो नई चीज़ों बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर एक स्टेबल चीज़ चाहिए होगी, तब आएगा डीएनए। तो यानी इतना सब मत उलझो, आप सिंपल सा समझो कि आरएनए अभी क्या है, लेस स्टेबल है। आगे जाके स्टेबल हो जाएगा तो इसके जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी स्टेबल हो जाएंगे। जो भी इतना चेंजेस आ रहे हैं, नई लाइफ फॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने अभी तक समझ रखी हैं। देखो क्या था, अर्थ थी, अर्थ पर क्या आए, प्रोटोबायोन्ट्स आए। किससे आए, प्रोटोबायोन्ट्स आए थे बेटा आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वो कोसरबेट जैसा होगा, कुछ ने कहा माइक्रोबायोन्ट्स जैसा होगा, लेकिन माइक्रोबायोन्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीचर्स दिखे, तो हम लोगों ने ये मान लिया, यानी साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि नहीं, जो अर्ली प्रोटोबायोन्ट्स रहेंगे वो किसके जैसे होंगे, माइक्रोस्फीयर जैसे होंगे। प्रोटोबायोन्ट्स का क्या हुआ, प्रोटोबायोन्ट्स जब इवॉल्व हुए तो क्या बना, तब बनते हैं यूबायोन्ट्स, जो कैसे थे, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे। उनमें जो न्यूक्लिक एसिड था वो एक्चुअल में क्या था, आरएनए था। क्यों था, क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल होता है किससे, डीएनए से। उसमें रैपिड चेंजेस आते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, म्यूटेशंस हो जाती हैं। म्यूटेशंस क्या करते हैं बेटा, म्यूटेशन जरूरी होती है नई लाइफ फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। देन हम लोग चलते हैं कि कैसे प्रोटोबायोन्ट से एक प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, फटाक से आप स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका। तो चल बेटा इसको रफ करते हैं।
चलो अब आगे देखते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ प्रोटोबायोन से यूबायोन और यूबायोन से कैसे इवॉल्व हुए प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर लिख लेनी होगी कि जो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर था, जो क्या था बेटा, प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर था, वो कैसा था, वो सर रिड्यूसिंग था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारी थी। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, बिकॉज देयर इज नो फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन। कैसा था बेटा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक, उसमें कोई मॉलिकुलर O2 फ्री नहीं थे। तो अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, प्रोटोबायोन्स की तरफ। प्रोटोबायोन्स से हमने क्या डेवलप किए, हमने डेवलप किए प्रोटोबायोन्स से यूबायोन्स। क्या बन गए बेटा हमारे पास बन गए सर यूबायोन्स। यूबायोन्स क्या थे बेटा, ये क्या थे, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे। क्या थे बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे। एक मिनट बेटा चेक करने दे मुझे, सब बराबर ठीक दिख रहा है ऊपर से, हाँ ठीक है। क्या थे, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, ये यूबायोन से क्या विकसित हुए। अब यूबायोन जब इवॉल्व हुआ ना, तब क्या बनता है बेटा, तब बनता है फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बनता है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बना बेटा, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। बात क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं यूबायोन्स इवॉल्व हुआ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में। एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, लिंक करते हुए पढ़ेंगे बेटा, हमेशा याद रहेगा। देखो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इस ओशियन में हो रही है। इस ओशियन में क्या मौजूद है, इस ओशियन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे इसमें क्या है बेटा, इसमें है पॉलीसैकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, लिपिड्स हैं, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट लिपिड जैसे क्या है बेटा, इनको आप केमिकल्स कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे केमिकल थे। तो ये फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो इवॉल्व हुआ ना बेटा, ये क्या करता था बेटा, क्योंकि मॉलिकुलर ऑक्सीजन तो है नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, रिड्यूसिंग है, तो ऑक्सीजन है नहीं, तो रेस्पायरेशन कैसा करेगा बेटा, ये रेस्पायरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। रेस्पायरेशन कैसा करेगा बेटा, ये बिना ऑक्सीजन वाला करेगा, यानी एनएरोबिक रेस्पायरेशन करेगा। तो ये जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल था ना, इसमें क्या था बेटा, इसमें था एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या था बेटा, इसमें एनएरोबिक रेस्पायरेशन था। क्या था बेटा, इसमें एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या है बेटा, ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन, बिकॉज क्यों था, बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर, बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर did not have मॉलिक्यूलर O2, उसके पास मॉलिक्यूलर O2 नहीं थी, इस वजह से ये क्या करते थे बेटा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते थे, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सर ये फूड के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, इनका न्यूट्रिशन कैसा था बेटा, तो देख ये ओशियन के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही, तो ओशियन के अंदर इस तरीके के केमिकल्स मौजूद थे, तो ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड थे, केमिकल्स पर। तो अपने फूड के लिए जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, तो वो ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है, सर वो हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ क्या है बेटा, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफ। तो क्या था बेटा, पहली बात तो हेट्रोट्रॉफ था। अच्छा हेट्रोट्रॉफ था तो दूसरे जगह से क्या ले रहा था बेटा, वो केमिकल्स पर फीड कर रहा था। ओशियन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड थे, इन्हीं को वो अपने फूड के रूप में यूज़ कर रहा था, यानी वो केमिकल्स को यूज़ कर रहा था। तो आप बताओ क्या हुआ, वो पहली बात तो कीमो हेट्रोट्रॉप हुआ। क्या हुआ बेटा, कीमो हेट्रोट्रॉप, यानी पहली बात तो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे किस पर डिपेंड है, तो केमिकल्स पर डिपेंड है। तो ये जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल था ना बेटा, ये कैसा था बेटा, दे आर कीमो हेट्रोट्रॉप, दे आर कीमो हेट्रोट्रॉप्स। अगर ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे तो किस पर डिपेंड थे, तो ओशियन के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जैसे केमिकल्स पर। तो क्या लिखेंगे, दे डिपेंड ऑन केमिकल्स लाइक
carbohydrate and lipid, like carbohydrate and lipid in ocean. ओशियन के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर ये क्या थे बेटा, निर्भर थे अपने किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि इनके अंदर नेकेड डीएनए था। आरएनए जो यूबायोन्स के अंदर जो आरएनए था वो अब इवॉल्व होकर क्या बन गया, डीएनए बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करनी थी और वो एक स्टेबिलिटी लानी थी, इस वजह से वो किस में चेंज हुआ बेटा, डीएनए में। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे डीएनए इज नेकेड। डीएनए कैसा था, नेकेड था, यानी नो न्यूक्लियस इज देयर, नो न्यूक्लियस इज देयर, कोई न्यूक्लियस जैसी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये खास बात थी। और न्यूक्लियस नहीं है तो कोई सेल ऑर्गेनेल रहा होगा बेटा, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहा होगा। तो एक बात इसे यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ऐड कर लेते हैं, नो सेल ऑर्गेनेल। क्या लिखेंगे बेटा, नो सेल ऑर्गेनेल्स, नो सेल ऑर्गेनेल्स। क्या थे बेटा, यहाँ पर कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। ठीक है, रेस्पायरेशन कैसा था, रेस्पायरेशन था एनारोबिक। कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे, यानी अपने फूड के लिए ओशियन में मौजूद इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स पर निर्भर कर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। अब फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल है ये अपने फूड के लिए इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करती थी। अब बेटा किसी भी चीज़ का अगर आप कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते जाओगे तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। तो ये बेटा क्या हुआ, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल इस ओशियन में इतना फैल गए थे कि इन्होंने इस ओशियन के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का कंप्लीटली इस्तेमाल कर लिया, इनको कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। तो अब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बचा ही नहीं ओशियन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, carbohydrates and lipids are consumed, completely। क्या किया गया बेटा, completely कंज्यूम कर लिया गया बाय फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। So there is no lipid and carbohydrate, there is no lipid and carbohydrate, carbohydrates are present, are present in ocean। अब ओशियन में कोई लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं थे। तो क्या हुआ होगा बेटा, देन क्या हुआ होगा। अच्छा, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब कंडीशन इतनी प्रिमिटिव थी तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे तो कंटिन्यूअस बनने तो चाहिए थे, क्यों नहीं बनने, इनका बनना क्यों बंद हो गया, कैसे खत्म हो गए। भाई बनना बंद हुआ होगा तभी तो इनकी कमी हो गई। तो सवाल ये था ना कि ये कैसे बंद हो गए। तो मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जैसे जैसे रेन्स हो रही थी, जैसे जैसे चीज़ें घटित होती जा रही थी ना, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था, कंडीशन क्या होती जा रही थी, चेंज हो रही थी, यानी कूलिंग ऑफ अर्थ हो रहा था। तो कूलिंग ऑफ अर्थ के कारण ये जिस प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले बने थे ना, वो प्रोसेस ही होना बंद हो गई। क्यों, क्योंकि अर्थ कैसा हो रहा था, ठंडा हो रहा था। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, रीज़न क्या था, रीज़न क्या था इनके ख़त्म होने का, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फिनिशिंग ऑफ दैट केमिकल्स। रीज़न क्या था बेटा, कूलिंग ऑफ अर्थ। क्या था बेटा रीज़न, कूलिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की कूलिंग होने से क्या हो रहा था, अर्थ की कूलिंग होने से कंडीशंस बदल गई एंड न्यू सिंथेसिस इज स्टॉप्ड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के न्यू सिंथेसिस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। क्यों, क्योंकि अर्थ की कूलिंग हो रही थी, कंडीशंस पहले जैसी नहीं रही जैसे पहले थी जिनसे आपके ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। तो अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया ने क्या किया, कोई एक नया तरीका उसको खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब तो
आपके सराउंडिंग में है ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट लिपिड, तो अब क्या करेगा, अब बेटा वो नया तरीका खोजेगा। जब चीज़ों की आपके पास कमी होती है ना बेटा, ये ह्यूमन नेचर भी है, जैसे आपके पास चीज़ों की कमी होती है, एक लाइन आपने सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपको आवश्यकता महसूस हुई, आपने नई चीज़ें डेवलप कर दी। तो वैसे ही यहाँ पर इन बैक्टीरियाज में क्या, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ होगा कि इनको आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं यार अब तो चीज़ें खत्म हो गई, अब मुझे अगर सर्वाइव करना है तो मुझे नई चीज़ों पर माइग्रेट करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम पर जो ओशियन के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। तो क्या करने लगे बेटा, ये क्या करने लगे बेटा, ये क्या करने लगे, थोड़ा सा फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सेकेंड प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म हुआ, सेकेंड प्रोकैरियोटिक सेल विच इज स्लाइटली एडवांस देन फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आया बेटा, सेकेंड प्रोकैरियोटिक सेल आया। अब इसके क्या फीचर थे बेटा, इसके क्या फीचर रहे होंगे, इसके क्या फीचर्स थे। सबसे पहली बात बेटा क्या था, ये अभी भी क्या था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, तो यहाँ पर भी कैसा था बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा था बेटा, यहाँ पर भी एनएरोबिक रेस्पायरेशन था। ये लोग क्या करते थे बेटा, ये लोग करते थे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा, और क्या था इनमें सर खास, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल करके पहले बहुत हार्ड कंडीशंस थी, उनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही क्या बने थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थे वो तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हो नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या हो गई, अर्थ की कूलिंग हो गई है। तो उन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन्होंने क्या इस्तेमाल क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दे स्टार्टेड oxidation, they started oxidation of inorganic substances। अब वो एनर्जी किससे प्राप्त करने लगे बेटा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। और वो ऑक्सीडेशन किसका कर रहे थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कर रहे थे। इनके एग्जाम्पल सर बता दीजिए, कौन से एग्जाम्पल्स थे, कौन से ऐसे प्रोकैरियोट्स थे। तो बेटा इनका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, आयरन बैक्टीरिया। क्या थे बेटा, आयरन बैक्टीरिया थे। फिर क्या थे आपके, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे। ये एग्जाम्पल थे किसके बेटा, ये एग्जाम्पल थे सेकेंड प्रोकैरियोटिक सेल के। अब धीरे धीरे क्या हुआ, विद द टाइम इनमें क्या हुआ और एवोल्यूशन आया, तो अब आए आपके थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है बेटा, थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स आए। अब इन थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल की क्या खास बात रही होगी, इनके भी कुछ फीचर्स रहे होंगे। तो इस थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल के क्या फीचर थे वो देखने की कोशिश करते हैं। जो ये थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल था ना, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि इसके अंदर क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स बन गए। क्या बन गए बेटा, इनके अंदर क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स बन गए। तो क्या लिखेंगे बेटा कि इन दीज प्रोकैरियोटिक सेल, in these prokaryotic cell chlorophyll like pigments are developed and they started using light for production of फूड। इन्होंने क्या किया बेटा, फूड के प्रोडक्शन के लिए लाइट का यूज चालू कर दिया। जब इनमें क्या आ गए, क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स आ गए। अच्छा, पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स वो होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या एमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल जैसे इसमें पिगमेंट्स आ गए जो क्या करते थे बेटा, जिनकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोड्यूस करना चालू कर दिया क्या, फूड। अब बेटा ये क्या करते थे, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, ये हाइड्रोजन के सोर्स के लिए H2S गैस का इस्तेमाल करते थे। तो ये वाले जो थे ना, ये क्या करते थे बेटा, यहाँ पर एक बात और लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर एक बात और लिखता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ, आपको दिखाई देगा। दे यूज H2S फॉर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन
फॉर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, फॉर की जगह एज लिख लो, एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक्चुअल में इनके अंदर क्या हो रहा होगा वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। क्या हो रहा होगा, CO2 प्लस H2S क्या कर रहे थे, ये इस H2S के हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके क्या बना रहे थे बेटा, ये बना रहे थे C6H12O6 प्लस 6S, यानी क्या बना रहे थे बेटा, ये सल्फर बना रहे थे। ठीक है, और साथ साथ में क्या बना रहे थे, फूड बना रहे थे। अब इस फूड के प्रिपरेशन के इन्होंने किसका इस्तेमाल किया है बेटा, इन्होंने H2S का इस्तेमाल किया है एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा आप, अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी तक क्या थे, ये कीमो हेट्रोट्रॉप थे, देखो कीमो हेट्रोट्रॉप थे, अब किस में चेंज हो रहे हैं, ये ऑटोट्रॉप में चेंज हो रहे हैं। अब अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, अब अपना फूड अपने अंदर खुद ही बना ले रहे हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद बना ले रहे हैं। तो अब ये किस में चेंज हो गए बेटा, अब ये किस में चेंज हो गए, दे बिकम्स कीमो हेट्रोट्रॉप्स, सॉरी कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये क्या कहलाए बेटा, अब ये कहलाए कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बन गए बेटा, अब ये बन गए कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब इनके अंदर क्या आ गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ गया। अब फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ होगा बेटा, कुछ टाइम बाद ये और इवॉल्व हुए, क्या हुए, और इवॉल्व हुए। अभी भी क्या चल रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की खास बात ये होती है कि आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में और 11th में भी पढ़ा होगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है ना एनएरोबिक तरीके से, यानी बिना विदाउट ऑक्सीजन, तो वो केवल 2 ATP देता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन वो हो रहा है तो वो केवल 2 ATP देगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वो 38 ATP देता है। ठीक है, तो अच्छा कौन सा है, अच्छा तो बेटा ऑक्सीडेशन हो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो अच्छा है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे 4th प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ। क्या आया बेटा, 4th प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आया बेटा, 4th प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस 4th प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था वो देखते हैं। इससे पहले बेटा इसके भी एग्जाम्पल लिख लो, इसके भी क्या लिख लो आप, एग्जाम्पल लिख लो, नहीं कहोगे सर बताए ही नहीं। इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटा, प्लैंकटोनिक सल्फर बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे बेटा, सल्फर बैक्टीरिया। 4th प्रोकैरियोटिक सेल जो डेवलप हुआ ना, इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया बेटा, क्लोरोफिल डेवलप हो गया, जो क्या करता था, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। और इन सेल ने क्या किया, जैसे ये वाले सेल हाइड्रोजन सोर्स के लिए H2S का इस्तेमाल करते थे ना, इन्होंने हाइड्रोजन सोर्स के लिए H2O का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो क्या लिखेंगे, इन दीज प्रोकैरियोटिक सेल, इन दीज प्रोकैरियोटिक सेल, in these prokaryotic cell chlorophyll develops and they started using H2O as hydrogen source। ये लोग क्या करने लगे बेटा, हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में किसका इस्तेमाल करने लगे, पानी का इस्तेमाल करने लगे। तो दे यूज H2O फॉर हाइड्रोजन सोर्स। अब क्या करेंगे बेटा, अब जब ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तब इनके अंदर का फूड बनाने का प्रोसेस कैसे चलेगा बेटा, वो कुछ ऐसे चलेगा। ये था आपके पास 6S सॉरी आप लिखते हैं पहले CO2 को, CO2 प्लस H2O। यहाँ पर देखो ये लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, H2S का, ये लोग H2S का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, ये लोग इस्तेमाल करेंगे H2O का, और क्या बनाने लग गए, C6H12O6 प्लस O2। अब वातावरण में क्या लिबरेट होने लग गई, अब इनसे वातावरण में क्या आने लग गई, O2 आने लगी। अब इस O2 की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, अब इस O2 की वजह से वो कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है, दिस लिबरेटेड O2 मेक्स एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग।
क्या बनाया है इन्होंने, एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग बना दिया। अब क्या हुई बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ दिखाई दे रही है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिखाई दे रही है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा कि ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलप होना जो ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे थे आपके एटमॉस्फेयर में, इनका एवोल्यूशन ना इस लाइफ की ओरिजिन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था जब ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल आए जिन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट करना चालू किया, जिन्होंने इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को किस में चेंज किया, किस में चेंज किया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज किया। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल कौन से थे सर, इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह बता दीजिए। तो बिल्कुल लिख लीजिए बेटा, इनके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। इनके एग्जाम्पल्स क्या थे, इनके एग्जाम्पल्स थे बेटा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आज के जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इनके जैसे बैक्टीरिया थे। और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अब कैसे आ गए थे बेटा, अब कैसे थे, अब जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे ना, वो कैसे थे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स थे। कैसे थे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे थे, अपने फूड की सिंथेसिस कर रहे थे। तो अब क्या आ गए बेटा लाइफ में, सॉरी पूरे अर्थ पर क्या आ गए, अब फोटो ऑटोट्रॉप्स आ गए जिन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट करना चालू किया। अब इस ऑक्सीजन के कारण इस पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आए वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो हमने ये सीखा कि कैसे प्रोटोबायोन्ट से धीरे धीरे करते हुए क्या आ गए, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुए जो क्या कर रहे थे, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और वातावरण में क्या लिबरेट कर रहे थे, ऑक्सीजन लिबरेट करके उसको क्या बना रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना रहे थे। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ में जब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आए और कैसे यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ, ये सारी बात करने वाले हैं। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट बेटा, ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, इसके एग्जाम्पल थे आपके साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और लिख देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के आने से क्या घटित हुआ। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं पूरे को। देखो अब क्या आ गया है बेटा, अब जो है ना ओशियन में क्या आ गया है, अब ओशियन में आ गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब उसमें क्या आ गए हैं बेटा, अब आ गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कैसे प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें क्या था, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। क्या है बेटा इनमें, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ड्यू टू दिस न्यूट्रिशन, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट किया कहां पर, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन का लिबरेशन होना बेटा बहुत ही एक रिमार्केबल चेंज था कहां पर, अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो यहां पर एक बात और लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर is a remarkable change, बहुत रिमार्केबल चेंज था
अर्थ के एटमॉस्फेयर में किसका आ जाना, ऑक्सीजन का आ जाना। अब इस ऑक्सीजन के आने के कारण क्या हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, व्हाट विल हैपन। सवाल ये था कि इसके आ जाने से ही क्या ऐसा हो गया, इसके कारण इसको हम कह रहे हैं कि रिमार्केबल चेंज था, व्हाट विल हैपन। तो पहली चीज़ क्या हुई बेटा, पहली चीज़ क्या हुई, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था ना, इसके अंदर अभी तक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के कारण कैसा था, अभी तक कैसा था बेटा, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता था। अब वो क्या करने लगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन डेवलप हुआ कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। एरोबिक रेस्पिरेशन डेवलप्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हुआ बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन आया कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। अच्छा एरोबिक क्यों, वाई एरोबिक, हम ये क्यों मानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन बेटर होता है किससे, एन एरोबिक से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा बेटा, क्या कहा था कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स only 2 ATP while aerobic respiration in aerobic respiration oxidation of glucose gives 38 ATP। कितना ATP बेटा, 38 ATP। कितना डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, 20 गुना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इसीलिए इस सेल ने क्या डेवलप किया, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहली चीज़ तो ये हुई, ठीक है, जो आपने ये ब्लू में लिखा दिखा। उसके साथ साथ में और क्या घटित हुआ, तो पहला चीज़ तो ये डेवलप हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा चीज़ क्या हुआ बेटा, दूसरा चीज़ हुआ ओजोन फॉर्मेशन। क्या हुआ बेटा, ओजोन फॉर्मेशन। आपने पढ़ा है ना कि अर्थ के अराउंड क्या है, ओजोन परत है जो सन से आने वाली यूवी रेस को रोकती है, जिससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। वो किससे, यूवी रेस से। ओजोन में अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो अर्थ पर यूवी रेज आने लगेंगी, जो बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजन होती है, हमारी स्किन पर पड़ेंगी, कैंसर जैसी चीज़ें पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मेशन हुआ बेटा कहाँ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सो ड्यू टू molecular oxygen, due to molecular oxygen, ozone layer is formed in earth atmosphere। कहाँ पर बनी बेटा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या बन गई, ओजोन लेयर बन गई। कैसे बनी होगी, वो रिएक्शन लिख दीजिए सर, बिल्कुल लिख देते हैं भैया। सबसे पहले क्या थी बेटा, O2 थी। ठीक है, इस O2 ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, इसने बनाया होगा 2O3। O3 क्या होती है बेटा, ओजोन होती है। क्या होती है बेटा, ओजोन होती है। और O2 क्या होती है, O2 होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में चेंज होने लगी, ओजोन में। तो अब ओजोन की एक परत आ गई कहाँ पर, आपके अर्थ के अराउंड। अब जैसे मान लो ये एक अर्थ है बेटा, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर था। ये क्या था, अर्थ का एटमॉस्फेयर था। अब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या बन गई, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, किसकी, ओजोन की, जो किससे बचाती थी, जो सन से आने वाली यूवी रेज से। किससे, यूवी रेज से, जो कहाँ से आती हैं, जो आती रही थी सन से। सन से जो यूवी रेज आ रही थी ना, उनसे प्रोटेक्ट कर रही थी किसको, अर्थ को। ठीक है, तो अब और क्या हुआ बेटा, थर्ड चीज़ क्या घटित हुआ। पहला चीज़ तो क्या हुआ था, एरोबिक रेस्पिरेशन आया। दूसरा क्या हुआ, ओजोन फॉर्मेशन हुआ। तीसरा चीज़ क्या हुआ बेटा, तीसरा चीज़, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था ना, अब वो किस में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। तो द अर्थ
atmosphere, the earth atmosphere changed into oxidizing atmosphere from reducing atmosphere। वो reducing atmosphere से किस में चेंज हो गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनेंगे कि कैसे चेंज हुआ होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें घटी हुई होंगी। तो देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या थी? बहुत सारी मीथेन थी। हाँ सर थी। याद करो आप कोपेर्निकस की थ्योरी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी मीथेन थी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इससे रिएक्ट करी होगी क्या? ऑक्सीजन। तो क्या बना होगा बेटा? तब बना होगा CO2 प्लस बहुत सारा H2। क्या बना बेटा? CO2 बना, और क्या बनती है? H2O। ठीक है, ये वाली बात है बेटा। मीथेन से क्या बन गई? CO2 बन गई। अब ये कहाँ आ गई बेटा? ये आ गए एटमॉस्फेयर में, और क्या बना बेटा? वाटर बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था क्या थी वहाँ पर? अमोनिया भी थी। अमोनिया ने जब रिएक्ट किया होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तब उसने क्या बनाया होगा बेटा? तब उसने क्या बनाया होगा? तब उसने बनाया होगा क्या? तब उसने बनाया होगा N2 गैस, N2 गैस प्लस H2O। यानी अब अमोनिया गायब हो रही है। देखो यहाँ से मीथेन गायब होकर क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया गायब होकर क्या बन रही है? N2। इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा है। दैट्स वाई, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, दैट्स वाई नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन टुडेज एटमॉस्फेयर। उस टाइम की जो भी अमोनिया थी उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया होगा? उसने बनाया बेटा N2। यहाँ पर अच्छा फोर्स N2 करके रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, N2 कितनी बनी होगी? 3N2 बनी। ठीक है, यहाँ पर देखो रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया। यहाँ पर क्या बनी बेटा? यहाँ पर बनती है क्या? यहाँ पर बनती है नाइट्रोजन गैस, और इस नाइट्रोजन गैस के ड्यू टू दिस नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर, टुडेज एटमॉस्फेयर हैव नाइट्रोजन अबाउट 78%। 78% लगभग क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जो कहाँ से बनी होगी बेटा? इस तरीके से बनी होगी। तो इन सारी चीज़ों के कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से कैसा हो गया? रिड्यूसिंग से वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी घटना घटी बेटा किसके कारण? ये सारी घटना घटी किसके कारण? हमारे इस ऑक्सीजन के कारण, जो कहाँ से आए? जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले बैक्टीरिया से आए। और ऐसे बैक्टीरिया क्या थे? हमने आपको पहले ही कहा, दे आर साइनोबैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया। दे आर लाइक साइनोबैक्टीरिया, टुडेज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल तो आ गया जिसमें इतनी सारी चीज़ें थी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअल में होता कैसे है? तो प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। हाँ सर होता है। अब इसी सेल के अंदर ऐसे नेकेड DNA था। हाँ सर था। अब इसी सेल के अंदर सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही थी। हाँ सर चल रही थी। इसी के अंदर क्या चल रही थी? बहुत सारी। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म था, इसी के साइटोप्लाज्म में क्या चल रही थी बेटा? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर अकर्स इन दिस साइटोप्लाज्म। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहाँ चल रही थी? इस सेल में। चाहे वो रेस्पायरेशन की हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की हो। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी वो कहाँ चल रही थी? इसी में चल रही थी। जो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रोसेस थी, यानी जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस थी, वो भी यहीं पर चल रही थी। तो सारी चीज़ एक में ही हो रही है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस किया इस सेल ने। तो इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने सोचा कि यार जो काम एक ही बरामदे में हो रहा है उसके लिए क्या करें बेटा? अलग अलग क्या बना ले? कंपार्टमेंट बना लें। क्या करते हैं? अलग अलग कंपार्टमेंट बना ले। आप खुद सोचो कि सारा काम, मान लो आपके पास एक कंपनी है, सारा काम एक ही रूम में हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे ना कि यार अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम अगर डिसाइड हो जाते हैं ना, तो अच्छा हो जाता है। ये पता रहता है ना कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आई इस प्रोकैरियोटिक सेल में, जो अभी कैसा है? जो ऑटोट्रॉपिक है, न्यूट्रिशन कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। उसमें क्या आई? कॉम्प्लेक्सिटी आई कि इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो एक ही चैम्बर में हो रही थी ना, उसके लिए उसने अंदर ही अंदर क्या बना दिए? अंदर ही अंदर उसमें कंपार्टमेंट बन गए।
अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए। जैसे ये कंपार्टमेंट ऐसा था जिसमें क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था। ये कंपार्टमेंट ऐसा बना दिया जिसमें क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज़ें बन गई। अलग अलग क्या बना दिया बेटा, इस जेनेटिक मटेरियल को पैक करने के लिए कंपार्टमेंट बना दिया जिसको आपने कह दिया न्यूक्लियस। तो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या बन गए, अलग अलग चैम्बर बन गए, ठीक है। वो चैम्बर कैसे बने होंगे, अच्छा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस सेल मेम्ब्रेन की क्या हुई बेटा, इस सेल मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग हुई होगी, इस फोल्डिंग से क्या बन गए, इस फोल्डिंग से ही क्या बन गए, ये सेल के अंदर के छोटे छोटे चैम्बर बन गए, जिनको हमने बाद में क्या कहा, सेल ऑर्गेनेल। अच्छा आज भी आप देखोगे तो इस सेल ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बिल्कुल सिमिलर होती है किसके जैसे, इसका स्ट्रक्चर जो सिमिलर होता है किसके जैसे, आपके सेल मेम्ब्रेन के जैसे। तो ये माना गया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इन्हीं की फोल्डिंग्स थे। जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी ऐसे क्या हुई बेटा, ऐसे फोल्डिंग हुई, और यहाँ फोल्डिंग से क्या बन गया, फोल्डिंग से इसके हट जाने के बाद यहाँ पर देखो एक चैम्बर बन गया, ठीक है। तो ये चैम्बर्स जो बने हैं अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, सेल के अंदर जो चैम्बर्स बन गए ना, उन्हीं चैम्बर को क्या नाम दिया गया है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल था, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डेवलप हुए, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वाले क्या डेवलप हुए, चैम्बर डेवलप हुए। कहाँ से, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो सेल ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड नाउ प्रोकैरियोटिक सेल बिकम्स यूकैरियोटिक सेल। वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया आपका यूकैरियोटिक सेल। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि हाउ प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व इनटू यूकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, तो फिर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद है बेटा स्क्रीनशॉट कर लिया होगा इसका। तो अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन, हाउ प्रोकैरियोटिक सेल, हाउ प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व इनटू यूकैरियोटिक सेल। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि देख बेटा, इधर हुआ क्या कि ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जो अभी ऐसा था जिसमें फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो रहा था, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या घटित हुआ, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल many chambers are formed for, किससे बनते हैं बेटा, फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ, फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर सेपरेट मेटाबॉलिक activities, and these chamber are called, और ये चैम्बर क्या कहलाए बेटा, ये चैम्बर आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहलाए बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाए। अब जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था बेटा, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी इन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, तो उसको भी एक चैम्बर में पैक करके रख दिया जिसको आपने न्यूक्लियस कहा। and genetic material is packed into न्यूक्लियस। किसमें पैक हो गया बेटा, जेनेटिक मटेरियल पैक हो गया न्यूक्लियस में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किसमें पैक हो गया, न्यूक्लियस में। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझने वाली बात यह है और ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अब क्या आ गया बेटा, अब इस प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल आ गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल अब किस में चेंज हो गया, यूकैरियोटिक सेल में। सो इन दिस वे ए यूकैरियोटिक सेल was developed। अब क्या आ गया बेटा, यूकैरियोटिक सेल आ गया। तो इतना सारा चीज कब हुआ, जब ऑक्सीजन आई हमारे कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आने से क्या क्या चीज़ें हुई, नाइट्रोजन कहाँ आ गई हमारे एयर में। देखो अभी भी क्या है बेटा, 78%
N2 है वो कहाँ से आई होगी, ऐसे आई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई कहाँ पर बेटा, ये सारी चीज़ें घटित हुई कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब क्या आ गया है, अब अर्थ पर क्या आ गया है बेटा, यूकैरियोटिक सेल आ गया है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में, हमने सीखा यूबायोन्ट्स के बारे में, फिर हमने देखा कि यूबायोन्ट्स कैसे इवॉल्व हुआ इस फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाली प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर हमने देखा कि इस आपके प्रोकैरियोटिक सेल ने ऑक्सीजन लिबरेट की, जिसके कारण क्या चेंज आया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और उसके कारण फिर क्या क्या चीज़ें हुई, ओजोन बना, ये इस तरीके की गैसेस फॉर्म हुई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और फिर कैसे प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो हमने इतना सीख लिया है बेटा। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं बेटा, अब बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, और चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन बहुत पसंद आया होगा बेटा। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, आप पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।